हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और आज है 8 सितंबर 2020 और ये है आज का द हिंदू न्यूज़पेपर और हम करने जा रहे हैं इसको डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली न्यूज़ आज आपके काम की है, जो फर्स्ट न्यूज़ यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं लगती है हमें, पर फिर भी मोदी जी ने ये बात कही है और हिंदू ने छाप भी दी, तो इसको देख लेते हैं। देखिए, इनॉग्रल सेशन को अटेंड करने गए थे मिस्टर मोदी और रामनाथ कोविंद जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर डिस्कस चल रहा था, तो पीएम ने कहा गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन पॉलिसी शुड बी मिनिमल। मींस एजुकेशन सेक्टर को प्राइवेट के हाथों में ये सौंपने की यहाँ पर बात हो रही है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ यहाँ इशारा किया जा रहा है कि एजुकेशन सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन किया जाए, प्राइवेट स्कूलों को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाए और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें थोड़ा कम इंटरवेंशन रखा जाए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होना चाहिए। तो 2-3 पॉइंट यहाँ पर अच्छे लगे, बाकी तो सब बोल बच्चन ही था। देखते हैं क्या क्या था। द गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन शुड बी मिनिमल इन द गवर्नमेंट। ठीक है, एजुकेशन में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होना चाहिए। एड्रेसिंग कर रहे थे इनॉग्रल सेशन को, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, अब ये देखिए, ये वाले 2 पॉइंट्स आप थोड़े से ध्यान से देख लीजिए। द एजुकेशन पॉलिसी एंड द एजुकेशन सिस्टम आर इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ फुलफिलिंग द एस्पिरेशन ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, एजुकेशन हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज लोकल बॉडीज़ ऑल हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एजुकेशन सिस्टम। तो सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। डीपीएसपी में भी स्टेट की पॉलिसी है कि वो सभी को एक एजुकेशन का इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगी। फिर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने भी एक बात कही, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड पर्सनल एडवांटेज। तो सोशल जस्टिस हर एक इंसान को मिलेगा अगर वो एजुकेटेड होगा। देयर इज़ नो बेटर इन्वेस्टमेंट दैन डैट इज़ इन एजुकेशन टू इम्प्रूव द फ्यूचर ऑफ सोसाइटी। तो एफडीआई वाली बात भी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी की गई। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मतलब एफडीआई वाला नहीं था कायदे से। तो उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन वैल्यू है, अगर हम उसका यूज़ करना चाहें तो एजुकेशन से अच्छा उसका कोई यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ह्यूमन वैल्यू के ऊपर यहाँ पर बात की गई। तो यही पूरा आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस था। एनईपी 2020 जो 29 जून को जो है रिलीज की गई थी, 29 जुलाई को, सॉरी, प्रोवाइडेड अ विज़न फॉर अ न्यू इंडिया ऑफ द 21st सेंचुरी इन द लाइन विद द एस्पिरेशन ऑफ द सेल्फ रिलायंट। तो अब मिस्टर मोदी जी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आत्मनिर्भर भारत बनाना है, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना है। तो जहाँ भी जो भी बात होगी, सेल्फ रिलायंट की बात आप भी कीजिए अपने ऐसे में, अपने पॉइंट्स में। ठीक है, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनेगा एनईपी से। और राइट, ये देखिए, मिस्टर कोविंद नोटेड दैट द सच इन्वेस्टमेंट वॉज ओनली 0.7% ऑफ द जीडीपी इन इंडिया। तो सिर्फ 1% से भी कम खर्चा होता है एजुकेशन सेक्टर पे, इन कंपैरिजन टू 2.8% होता है यूएस में, 4.2% होता है साउथ कोरिया में, और 4.3% होता है इसराइल में। इसराइल भी हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है। आपको पता होगा कोविड की वैक्सीन में भी इसराइल हमसे कहीं आगे है, और अधिकतर वैक्सीन वगैरह की जो खबरें हैं इसराइल की तरफ से ही आती हैं। देखिए, दूसरी जो न्यूज़ आज आपके काम की थी वो ये थी कि हाइपरसोनिक क्रूज व्हीकल टेस्ट पुट इंडिया ऑन द एलाइट क्लब। तो इंडिया ने अभी अभी टेस्ट किया अपना हाइपरसोनिक एयर ब्रीथ स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी सिस्टम। डीआरडीओ सेज इट विल हेल्प डेवलप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो आपने पढ़ा होगा स्क्रैमजेट के बारे में, क्या होता है। देखिए, स्क्रैमजेट किसी भी मिसाइल के आगे का हिस्सा होता है। इसमें एयर जाने के लिए हमें सिस्टम लगाना होता है। तो ये इस तरीके से होता है कि जैसे इसमें ये एयर जाएगी ना, ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको बना करके भी दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ से एयर जाती है, तो इस चीज़ में को होकर के एयर जाती है, तो यहाँ पर एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है और उस प्रेशर के थ्रू यहाँ पीछे बहुत ही तेज़ी से जो स्पीड बूस्ट चाहिए होता है वो प्रोवाइड करती है ये एयर यहाँ पर हाई प्रेशर के थ्रू। तो ये स्क्रैमजेट का काम होता है, ये आगे की तरफ लगाया जाता है। तो द हाइपरसोनिक एयर ब्रीथ, हाइपरसोनिक मतलब आपको पता है कि 5 गुना ज़्यादा स्पीड से चलेगा साउंड की। ठीक है, एयर ब्रीथ स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी वाज सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने इसको टेस्ट कर लिया, साथ में ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल जिस पर लॉन्च किया गया उसको भी यहाँ पर डेवलप कर लिया गया है। अब इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसमें हर एक ने यही कहा है कि कितने बजे उड़ा ये और इसके क्या क्या जो है आगे हमें फ़ायदे होंगे, कि आगे हमें हेल्प मिलेगी, हम टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। वो पॉइंट्स हम इस इमेज के अंदर देख लेंगे। द क्रूज़ व्हीकल सेपरेटेड फ्रॉम द लॉन्च व्हीकल। तो 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद जो क्रूज़ व्हीकल है वो अलग हो जाएगा उससे। द
hypersonic combustion sustained and cruise vehicle continued its desired path with a velocity of 2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये फिर अपना पाथ क्रिएट करेगा। विद दिस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल्स नाउ ट्रेवल एट हाइपरसोनिक स्पीड। तो अब क्रूज मिसाइल्स हाइपरसोनिक स्पीड से भी जा सकती हैं। और डिफेंस सोर्स सेट स्क्रैमजेट इंजन इज़ अ मेजर ब्रेक थ्रू। ठीक है, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात प्रूफ हुई। स्क्रैमजेट हमने यूज़ किया। एयर गोज इनसाइड द इंजन एट सुपरसोनिक स्पीड एंड कम आउट द हाइपरसोनिक स्पीड। मैंने बताया हाई प्रेशर क्रिएट होता है बीच में, उसी प्रेशर के साथ निकलती है तो एक हाइपरसोनिक स्पीड क्रिएट हो जाती है। देखिए इस फोटो के अंदर देखिए a few features of the hypersonic technology demonstrate vehicle. It attained a speed of Mach 6, ठीक है, और 6 टाइम ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड का मैंने आपने मैक में, और उसकी 6 गुना स्पीड, इसलिए इसका नाम मैक 6 हो गया। तो मैक 6 की स्पीड से यहाँ पर ये जाती है। 30 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद शील्ड सेपरेट हो जाएगी हाइपरसोनिक स्पीड से, फिर विमान आगे की तरफ जाएगा। स्क्रैमजेट इंजन इसमें यूज होता है जिसमें एयर सुपरसोनिक स्पीड से एंटर करती है और हाइपरसोनिक स्पीड से बाहर आती है। इट विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। आगे इंडिया में आपको खबरें सुनने को मिलेंगी। मोस्ट मिसाइल्स यूज द रैमजेट इंजन विच ऑपरेट्स एट सुपरसोनिक स्पीड ऑफ मैक 3। देखिए रैमजेट में स्पीड कम होती है सुपरसोनिक से। रैमजेट में क्या होता है, जो मैंने बताया आपको कि ये जो हाई प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होता है, ये इतना ज़्यादा क्रिएट नहीं होता जितना ज़्यादा स्क्रैम जेट में होता है। ठीक है, तो यही अंतर था रैम जेट में और स्क्रैम जेट में। और ये हमने अच्छा एक कदम उठाया, डीआरडीओ ने इसमें बहुत हेल्प की। डीआरडीओ का ही ये पूरा ऑपरेशन था और हमने इसके बारे में डिस्कस भी कर लिया। हालांकि आपसे कुछ ऐसा पूछा नहीं जाएगा। स्क्रैम जेट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो स्क्रैम जेट में एयर जो है वो हाई सुपरसोनिक स्पीड से एंटर करती है और हाइपरसोनिक स्पीड से जो है बाहर निकलती है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखिए सीधे हम एडिटोरियल पेज पर आते हैं। ये कोविड-19 के बारे में कि हम दूसरे नंबर पर आ गए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, हम पहले पर भी अभी कुछ दिनों में आ जाएंगे जिस तरह की सिचुएशन चल रही है। यहाँ LAC का एग्रीगेशन है। देखिए चाइना और इंडिया की थोड़ी सी भी कुछ बात होती है तो द हिंदू पूरा एक आर्टिकल छाप देता है, क्योंकि सेम बातें आप पिछले 2-3 महीने से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर अब आप इस चीज़ को आज भी पढ़ रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि आपने पिछले 2-3 महीने में क्या पढ़ा। ठीक है, देखिए ये ब्रेग्जिट के बारे में है, अभी नहीं पढ़ेंगे, हो ही नहीं रहा जब, तो क्या करें। ये वाला आर्टिकल हमारे काम का था, इसको हमने यहाँ पर उठा लिया। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। देखिए नागालैंड में नागा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। जो NSCN-IM पार्टी है वो ज़्यादा दिक्कत कर रही है। ग्रेटर नागालिज्म की इनकी डिमांड है। और अभी मिस्टर RN रवि जो गवर्नर थे उनको भी हटा दिया गया। अब देखते हैं इस आर्टिकल में लिखा हुआ क्या क्या है। देखिए डेस्पाइट हैविंग ह्यूज स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस इंडियाज़ नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर हैज़ लार्जली रिमेन। तो आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो चिकन नेक से जुड़ा हुआ है, बहुत ही स्ट्रेटजिक एरिया है। और जो इधर का ये एरिया था ये अभी भी रिमेंड है मार्जिनल, और हम इसकी तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। ऐसा लगता है कि इंडिया का पार्ट है ही नहीं। और पॉलिटिक्स भी मेन स्ट्रीम में नहीं है, मतलब इधर की पॉलिटिक्स का इधर की पॉलिटिक्स से हिस्सा नहीं लिया जाता। सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट पर फोकस किया जाता है। द रीजन में बहुत सारी इंसर्जेंसीज भी हुई हैं। म्यांमार से इंसर्जेंसी आज भी होती हैं, फिर नागालैंड की पूरी इंसर्जेंसी, फिर म्यांमार में अफस्पा का कानून लागू रहता है हर टाइम। तो यही दिखाया गया है कि कश्मीर से कम नहीं है ये जो जगह है। अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे नागा इंसर्जेंसी की। देखिए गवर्नर थे RN रवि जी, ये नागालैंड के गवर्नर थे, अगस्त 2019 में बने थे। और सेंटर की तरफ से इंटरलोक्यूटर आए थे नागा पीस टॉक्स के लिए कि आप नागालैंड का मुद्दा थोड़ा सा सोल्व कीजिए, काफ़ी दिक्कत हो रही हैं। इन द रिसेंटली हेल्ड मीटिंग्स ऑफ द नागा पीस टॉक्स इन न्यू दिल्ली। तो अब ये यहाँ से हटा दिए गए RN रवि। क्यों, इन्होंने क्या किया, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब जो मीटिंग हुई उसमें गवर्नर नहीं थे, कोई इंटरलोक्यूटर सेंटर की तरफ से नहीं था। इंटेलिजेंस ब्यूरो का इसमें रोल बढ़ गया तो समस्याएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। ठीक है, देखिए द नागा इंसर्जेंसी हैज़ कम इन ए लॉन्ग वे सो एज द पॉलिटिक्स कंटिन्यू इन द अर्लियर फेजेस द नागा इंसर्जेंट्स हैव प्रोवाइडेड विद वॉट हैज़ कम टू बी नोन एज म्यांमार। तो म्यांमार ने बहुत ज़्यादा नागालैंड्स को भड़काया, नागाज पीपल को भड़काया, क्योंकि आपको पता होगा कि म्यांमार बॉर्डर के साइड में ही नागालैंड है और वहाँ से इंसर्जेंसी के थ्रू एक दूसरे को हथियार भी सप्लाई किए जाते हैं। फिर चाइना और पाकिस्तान ने भी इन लोगों को काफ़ी भड़काया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं। ठीक है, 1963 में हमने इनसे एग्रीमेंट साइन किया और जो है
मेजर एकोमोडेशन टैक्टिक इन द फॉर्म ऑफ स्टेटहुड। हमने नागालैंड को स्टेटहुड नेशन दे दिया, यानी कि नागालैंड को स्टेट बना दिया और नागालैंड हमारी ही तरफ आ गया, ठीक है। और पीस टॉक्स शुरू हुई। नागा नेशनल काउंसिल ने साइन किया शिलोंग एकॉर्ड 1975 में। हुज ऑफ स्प्रिंग, जिसकी ही जो एक शाखा के रूप में उभर के आई, जो अपने आप में बदल गई, वो बदल गई नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म, जिसको हम कहते हैं NSCN। फिर ये स्प्लिट हो गई किसमें, NSCN IM में, NSCM K में। इजाक मुहिब और खापला, ये दो इसकी ब्रांचेज यहाँ पर आई। दोनों की दोनों ब्रांचेस के साथ हम नेगोशिएशंस करने की कोशिश करते हैं। इंक्रीजिंग स्क्रूटनी एंड अटैक फ्रॉम द सेंटर, तो पीस टॉक के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा अटैक्स इनकी सोवरेनिटी पर, जो नागालैंड लोग चाहते हैं एक नया नागालैंड बनाना, और वहाँ पर होते रहते हैं। और नागालैंड के गवर्नर ने जो अभी किया, उसके बावजूद ये किस्सा और ज़्यादा उभर आया कि सेंटर गवर्नर्स के थ्रू जो है नागालैंड की सोवरेनिटी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। तो मोदी गवर्नमेंट एंड NSCN IM, देखिए मैंने IM जो बताया था ये वो है, ये रहा द मोस्ट पावरफुल ऑफ नागा इंसर्जेंट ग्रुप। तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है नागालैंड के अंदर। तो इनकी जो टॉक चल रही है 1997 से चल रही है। एक सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके बाद 2015 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। देखिए 2015 में क्या एग्रीमेंट साइन हुआ, उसके ऊपर डिटेल्स रिलीज़ नहीं की गई थी, विच वॉज क्लेम्ड अ हिस्टोरिक अचीवमेंट। तो ये हिस्टोरिक अचीवमेंट थी, बट फाइनल एकॉर्ड अभी बना ही नहीं है। आज भी इसी के ऊपर लड़ाई हो रही है कि सॉवरेनिटी की हमारी बिल्कुल भी रक्षा नहीं हो रही है। और जो अभी अभी गवर्नर ने केस किया, उसके बाद मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्मा चुका है। दैट प्रिविलेजिंग अवर इंसर्जेंट ग्रुप कुड इवेंचुअली डिस्टोर द कंट्रोल ऑफ फाइनल पीस अकॉर्ड, जो है वो नहीं बन पा रहा, जैसा मैंने अभी बताया। इट सब्सिक्वेंटली एनलार्ज द पीस प्रोसेस बाय रोपिंग इन 7 अदर नागा इंसर्जेंट ग्रुप। अब जो सेंटर है उन्होंने कहा कि अगर हम एक ग्रुप से ही ज़्यादा जो है पीस टॉक्स करेंगे, तो बाकी के ग्रुप्स के बीच में हो सकता है कि कुछ इंसर्जेंसी की घटनाएं सामने आएँ। तो इन्होंने 7 इंसर्जेंट ग्रुप्स को एक अम्ब्रेला ग्रुप के रूप में बनाया, नागा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी NNPG। बट इसके अंदर जो एक दूसरा ग्रुप था NSCN K, मैंने बताया NSCN 2 में बटा था, IM में और खापलांग में। तो ये खापलांग वाले कुछ नहीं चाहते, ये म्यांमार के अंदर रह करके अपने ऑपरेशंस करते हैं और इनको कुछ नहीं लेना। अब इनका एग्रीमेंट साइन हो चुका है। देखिए हम इनकी बात भी नहीं करेंगे क्योंकि जो मुद्दा है वो IM वालों के साथ है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे। मिस्टर रवि जो गवर्नर बनाए गए अगस्त 2019 में, देखिए क्रोनोलॉजी समझिए आप। लेटर इन्होंने नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेपी राव को एक लेटर लिखा और उसमें लिख दिया कि जो कल्चर है नागा पीपल की, उसका एक्सटोर्शन हो रहा है, नागाज लोग खुद ही कर रहे हैं। नागालैंड में लॉ एंड ऑर्डर का कुछ सिचुएशन ही नहीं हो रहा। नागालैंड में आर्म्ड गैंग्स चल रही हैं। नागालैंड में पैरेलल टैक्स कलेक्शन की इश्यूज सामने आ रहे हैं कि मीन्स नागा जो पीपल हैं, इंसर्जेंट हैं, वो टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं लोगों से। टैक्स लेवीड आर सो इरेक्टेबल इंटरवाइंड इन ऑलमोस्ट ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन नागालैंड। तो इन्होंने गलत गलत लिख दिया नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म IM के बारे में। इन्होंने इसको टारगेट करते हुए लिखा कि ये लोग लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। देखिए ऐसा जो इन्होंने लिखा उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी के साइन भी फर्जी थे। इसकी अभी जांच हुई थी और कुछ दिन पहले आर्टिकल निकला था। तो ये हरकत नागालैंड के गवर्नर की तरफ से देखने को मिली। उसके बाद ये पार्टी NSCM जो IM है, ये बहुत ज़्यादा क्रोध में है और इन्हें लगता है कि सेंटर ने ही ये इनसे करने के लिए कहा था, ठीक है। फिर गवर्नर ने क्रॉस की अपनी जो लाइन थी। ISCN भी हैप्पी नहीं थे, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि NSCN IM जो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे, उन्होंने कहा कि हमें जो है आर्म्ड गैंग बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि हम अभी हैं नहीं और आप कहें तो हम बन भी सकते हैं। नागा इशू एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, यहाँ पर इन्होंने इसको बता दिया। तो इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है भड़काऊ हो गई। offended by military actions initiated against its cadre in recent months, the equally unnerved over the recent directive of Nagaland government asking its employees self-declare the membership of, ठीक है पता नहीं क्या है, ठीक है। बहुत सारे इशूज़ चलते रहते हैं, अब पूरी हिस्ट्री जानने की ज़रूरत नहीं है, एक नागालैंड पर क्वेश्चन ही नहीं आ जाएगा सब चीज़ों का। डिमांड फॉर अ सेपरेट फ्लैग इनकी है। देखिए NSCN IM की डिमांड है सेपरेट फ्लैग को चाहिए, इन्हें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और सेपरेट स्टेट, जिसे इन्होंने कहा है कि ग्रेटर नागा
नेशनलिज्म, उसकी डिमांड चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा कि जैसी हरकत मिस्टर रवि जी ने की उसके हिसाब से हमें ये सब कुछ नहीं मिलेगा और पीस टैग भी कुछ फ़ायदेमंद नहीं होंगी और सेंटर किसी दिन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा हम पे हमला भी करवा देगा अगर इस तरह की हरकतें चली। तो अब जो मुद्दा हुआ वो ये हुआ कि NSCN-IM ने कहा कि मिस्टर रवि जो कि गवर्नर थे उनको हटाओ, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इन्होंने हमारी तरफ से झूठ बोला। एड्स द सेंटर्स इंटरलोक्यूटर के पद पर से हटा दिया गया। इन द पीस प्रोसेस आस्किंग द फॉर्मेशन ऑफ द 2015 फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बीइंग अलाइड। अगर आप चाहते हैं कि 2015 का पीस एग्रीमेंट सही सलामत रहे तो मिस्टर रवि को हटा दीजिए, वरना ये अच्छा नहीं होगा। आर्म्ड गैंग का आपने हमें जो है लोगो दे दिया है, आपने हमें नाम दे दिया है अपने लेटर में, आप कहें तो हम वो बन भी सकते हैं। द एलिगेशन बाय द NSCN-IM डेट द इंटरलोक्यूटर बाज सबटली मैनिपुलेटिंग द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो सेम बात यहाँ पर फिर से बताई गई है। तो NSCN-IM ने कहा कि इंटरलोक्यूटर मिस्टर रवि जो हैं वो मैनिपुलेट कर रहे हैं फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स को और ये अच्छा नहीं है, इससे संबंध और ज़्यादा बेकार होंगे। तो ये पूरा आर्टिकल था। देखिए पूरी हिस्ट्री से पता चल गया आपको कि 75 एग्रीमेंट से लेकर के शिलोंग अकॉर्ड से लेकर के 2019 में क्या 2020 में क्या चल रहा है, जबकि अगस्त 2020 तक इंटरलोक्यूटर के पद से इनको हटाने की यहाँ पर मांग जो है वो चल रही है। ओके, तो ये पूरा आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं हम, आप चाहें तो इसको दोबारा देख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ मिलेगा भी नहीं। ओके, देखिए इस पेज पर कुछ खास नहीं, पॉलिटिक्स के बारे में जिक्र है। आगे चलते हैं, कुछ और आर्टिकल्स अच्छे हों तो उनको देख लेते हैं। या देखिए एक पिटीशन गई कि जो ओल्डर पीपल्स हैं उनकी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, उनके लिए कुछ किया जाए। तो वहीं जो स्टेप सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उन्होंने कहा डिटेल एज स्टेप्स फॉर द केयर ऑफ एल्डरली पीपल शुड बी टेकन। सुप्रीम कोर्ट टेल्स स्टेट टू एक्सप्लेन स्टेप टेकन टू हैंडल द कोविड-19 पेंडेमिक। तो इन्होंने कहा कि कोविड-19 में जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी हालत सही नहीं है। देखिए सिर्फ ये वाला पैसेज आपके काम का है, हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ओल्ड एज के पीपल हैं उन्हें पेंशन प्रोवाइड की जाए और सिर्फ कागज़ों में नहीं, उन्हें रेगुलरली पेड की जाए। ठीक है, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए, उनके लिस्ट तैयार की जाए, उन्हें मेडिसिन दी जाए, मास्क, सैनिटाइज़र्स, जो इसेंशियल गुड्स हैं जो पेंडेमिक के दौरान ज़रूरी हैं वो सब उन्हें प्रोवाइड की जाएँ। फर्दर एज एंड व्हेन एनी इंडिविजुअल रिक्वेस्ट इज़ मेड द सेम शैल बी अटेंडेड टू बाय द एडमिनिस्ट्रेशन विल ऑल द प्रॉम्प्टेस्ट। तो किसी भी बुज़ुर्ग को कोई परेशानी हो, किसी भी एल्डरली पीपल को कोई परेशानी हो तो तुरंत उसकी परेशानी सुनी जाए और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अवेलेबल हो तो उसी टाइम वहाँ पर पहुँचे। तो यहाँ पर सिर्फ यही बात बताई गई थी। ठीक है, और इसको ज़्यादा पढ़ने की दिक्कत नहीं है। देखिए इस तरह की चीज़ें रोज़ रोज़ अखबार में आती हैं। अब ये पिटीशन किसी ने फाइल की तो डिसीजन आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। ये देखिए अगस्त में सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुई है 1926 से लेकर के, ये बात IMD ने बता दी। देखिए रेनफॉल तो ज़्यादा हुई है लेकिन यूपी में कम हुई है, बिहार में इतनी बाढ़ आ गई कि सब बह। तो इसको कहते हैं हम अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून। इसके ऊपर आर्टिकल आना चाहिए था। आर्टिकल दिया है कि अगस्त में सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुई है। ठीक है, अगस्त में सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुई है, हम देख लेते हैं। देखिए अगस्त में सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुई है कि 1926 से लेकर के, तो कितनी ज़्यादा हुई है कितनी कम वो सब ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। आपको पता होना चाहिए कि जब जैसे ये इंडिया है और ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी के जो अरेबियन सी का सरफेस है उसके ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर लो होगा, और जब लो प्रेशर होगा तो विंड्स ऊपर की तरफ उठेंगी, ऊपर की तरफ उठेंगी तो बारिश करेंगी। ठीक है, सेम फिनोमिना यहाँ लिखा है, द हैवी रेनफॉल इन अगस्त वाज ड्यू टू सेवरल लॉन्ग लास्टिंग लो प्रेशर सिस्टम्स और रेन वियरिंग विंड्स। तो रेन वियरिंग विंड्स इधर होती हैं, फिर जेट स्ट्रीम के थ्रू ये विंड्स जो हैं आपकी इंडिया में एंटर कर जाती हैं, that formed in the Bay of Bengal and were rigorously enough to travel all the way from the south eastern coast। यही है साउथ ईस्टर्न कोस्ट, समझ में आ रहा है ना, ये वाला कोस्ट साउथ ईस्टर्न कोस्ट है, अप टू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। और ये जो जेट स्ट्रीम है ये इन विंड्स को यहाँ तक लेकर के जाती हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी, और अगर आपको कुछ जानना है इसमें तो आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं था। देखिए समझिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। आगे चलते हैं, कुछ अच्छे आर्टिकल्स आए हों तो देखो, वरना देखो ये श्रीलंका में एक 20th अमेंडमेंट पास हुआ है, और जो 19वें अमेंडमेंट के थ्रू जो गड़बड़ की गई थी वो सारी गड़बड़ 20वें अमेंडमेंट ने सही की हैं। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो
हमारे एक्सप्लेनर वाले प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप वहाँ जाएं, उसको पढ़ें। इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए इतना ज़्यादा समय आपका बचता है सिर्फ एक वीडियो देखने से, और रोज़ रोज़ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आर्टिकल्स को। ओके, तो ये आर्टिकल आप हमारी एक्सप्लेनर वाली वीडियो में जा कर के देख लीजिएगा। ओके, तो ये आपका द हिंदू का आज टोटल का एनालिसिस था, और कुछ जो आर्टिकल थे वो अच्छे थे। ये आर्टिकल अच्छा नहीं था, ये आर्टिकल सही था। टेक्नोलॉजी में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और आपका जो नागालैंड वाला आर्टिकल था वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, फिर दोबारा देखिए अगर नहीं समझ में आया, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ठीक है, मोटिवेशन मिलता है उसके लिए, आगे वीडियो बनाने के लिए। और चलिए चलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।